हेलो दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल का आज का टॉपिक है लेस टैक्सिंग। सबसे पहले आपको ये बता दें, ये जो आज का जो टॉपिक या आज का जो विषय है वो है एनआरए पर, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में है। और हम आगे से जो शब्द यूज करेंगे वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही करेंगे। तो ये जो है, इसका हेडलाइन है लेस टैक्सिंग। अब तो लेस का मतलब तो आपको सभी को पता है, मतलब कम। और टैक्सिंग, टैक्सिंग इट इज़ नॉट अबाउट द टैक्स सिस्टम दैट वी पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट अबाउट द सेम। It is about the things or the problem that requires a lot of lot of efforts and lot of thought to deal with। ठीक है, यानी कि ऐसा चीज़ जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत होती है इसको डील करने के लिए। उसको उसे कहते हैं टैक्सिंग। यानी कि आप इसको, एक शब्द और आता है ऑनेरस। ऑनेरस का आपने नाम सुना होगा, ऑनेरस, ROUS। ठीक है, या बर्डनसम भी होता है, BURDEN। ठीक है, SOME। ठीक है, ये बर्डनसम या ट्रबलसम। तो लेस टैक्सिंग का मतलब हो गया कि कम, अब जो है ये ऑनरस है, यानी कि अब जो है ये कम पीड़ादायक होगा, यानी कि कम, एक तरीके से आप कहें तो ये जो है कुछ आसान होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट इज एन एडवांस। यानी कि स्टैंडर्डाइज का मतलब समझिए पहले। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मानक या मापदंड या मानदंड कह सकते हैं उसको आप। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड जो शब्द है, यहाँ पर जो एडजेक्टिव का यूज किया गया है, रिक्रूटमेंट या नाउन है, तो स्टैंडर्डाइज्ड जो है शब्द बना है स्टैंडर्डाइज से। और स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है टू मेक थिंग्स ऑफ द सेम टाइप एंड दैट हैव द सेम फीचर। यानी कि ऐसा चीज बनाना जो एक ही प्रकार का हो। ठीक है, और जिसकी विशेषताएं भी मतलब कि एक ही प्रकार को, यानी कि सिमिलर कह सकते हैं, या सेम कह सकते हैं। ठीक है, और या आप हिंदी में अगर कहना चाहेंगे तो मानकीकृत कह सकते हैं, मानकीकृत। ठीक है, यानी कि एक ही मानक पर तैयार जो होता है। तो एक जो स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि सिमिलर रिक्रूटमेंट है, सिंपल सा आप शब्द यूज कीजिए इसका, सेम रिक्रूटमेंट या सिमिलर रिक्रूटमेंट टेस्ट इज एन एडवांस। ये एक एडवांस मतलब कि चरण है इसका, एक तरीके से मतलब कि एडवांस स्टेज है ये। बट मोर जॉब्स आर नीडेड, लेकिन कई मतलब कि बहुत सारे जॉब्स जो है वो आवश्यकता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स की आवश्यकता है, आर नीडेड। The Union Cabinet decision to create a national recruitment agency to conduct a screening examination for non-gazetted jobs, eliminating the need for candidates to take separate examinations of the Railway Recruitment Board, Staff Selection Commission, and Institute of Banking Personnel Selection is a welcome administrative reform measure। तो कहा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एक वाक्य है। ठीक है, और इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। ये जो यूनियन कैबिनेट का जो फैसला आया है, वो फैसला किया है टू क्रिएट अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यानी कि ये जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का या निर्माण करने का जो डिसीजन है, जो फैसला है यूनियन कैबिनेट डिसीजन का, वो उसका जो डिसीजन है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को क्रिएट करने का, वो बड़ा, ये जो है ये डिसीजन इससे जुड़ गया सीधे। आपका जो है ना मेन इसका वर्ब हो गया ये, इज अ वेलकम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर। ठीक है ना, ये एक बड़ा ही स्वागत योग्य प्रशासनिक सुधार उपाय है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो है आपको बताया जा रहा है डिसीजन के बारे में। ये डिसीजन किस लिए है? तो डिसीजन है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बनाना, ताकि ये जो है ये क्या कर सके, एक कंडक्ट करे, यानी कि संचालित करे एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है ना, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है या एग्जामिनेशन होता है जिसमें क्या करते हैं कि लोगों को छांटते हैं, या मतलब कि कहने का एक छटनी प्रक्रिया है ये, जिसमें जो है जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है उसको छांट दिए और जो सीरियस स्टूडेंट है उसको ले लिए हैं। अब उसमें जो है जो भी उस मतलब कि उसके लिए एलिजिबल होगा, वो जितने भी छात्र होंगे, जितने भी उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे, वो जो है मेंस एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है,
तो वही चीज़ कह रहा है कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो यूनियन गवर्नमेंट का जो फैसला है बनाने का, जो कि कंडक्ट करेगी, संचालित करेगी एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन को, किसके लिए? तो फॉर नॉन गैजेटेड जॉब्स, ये याद रखिएगा, ये नॉन गैजेटेड जॉब्स के लिए ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, गैजेटेड जॉब्स के लिए नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर कैंडिडेट्स, तब जो है ये क्या जो आवश्यकता होती है, जो ज़रूरत होती है कैंडिडेट्स को कि वो जो है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए वो अपीयर हो, जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए अलग से फॉर्म भरते हैं आप, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए अलग से फॉर्म भरते हैं, फिर IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के लिए अलग से फॉर्म भरते हैं। तो अब जो है कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन देने की जो आवश्यकता है उसको खत्म करता है ये चीज़। ठीक है ना, एलिमिनेट करता है, उन्मूलन करता है। ठीक है ना, तो इसको आप पूरी तरह से कैसे पढ़ेंगे आप? द यूनियन कैबिनेट डिसीजन टू क्रिएट अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसलिए तो टू कंडक्ट अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर नॉन गेजेटेड जॉब्स। एलिमिनेटिंग मतलब क्या हो गया आपका? ये नेशनल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा वो एलिमिनेट कर देगा जो आवश्यकता होती है कैंडिडेट्स को कि वो अलग अलग एग्जाम्स दें। किसके लिए? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के लिए, या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के लिए। तो यह जो डिसीजन है अपने आप में एक बड़ा स्वागत योग्य एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर है। ठीक है, फॉर सम ईयर्स नाउ, कुछ सालों से, अभी कुछ सालों से, ठीक है ना, अभी है, नाउ है, यानी अब कुछ सालों से जो है अभी, द रेलवेज हैव बीन यूजिंग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इन प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज। कहा जा रहा है कि रेलवेज जो है वो करते आ रहा है, क्या करते आ रहा है? कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को मतलब कि उपयोग करते आ रहा है किस चीज़ में? प्रोजेक्ट्स, जो कि परियोजनाएं होती हैं रेलवे का, उसमें, और सेवाओं में। मतलब कि रेलवे के जो कोई प्रोजेक्ट्स हैं और जो भी सर्विसेज हैं उसके लिए रेलवे क्या करती है, अभी क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को लेके आ जाती है, यानी कि अनुबंध में जो जिस लेबर मतलब कि श्रम को एक तरीके से, या श्रमिकों को जो है उसको वो उसमें हायर करती है। ठीक है, बट द गवर्नमेंट सिस्टम रिमेन्स अ मेजर रिक्रूटर। ठीक है ना, यानी कि कहा जा रहा है कि कुछ समय से, यानी कि अभी कुछ समय से रेलवे जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर यूज़ कर रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में और सर्विसेज में अपने। ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम जो है, यानी कि सरकारी जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो अभी भी मतलब कि वो बनी हुई है एक मेजर रिक्रूटर एक मतलब एक प्रमुख रिक्रूटर मतलब रिक्रूट करने वाला। ठीक है ना, उसको भर्ती करने वाला। इन मार्च दिस ईयर, इस साल के मार्च में, रेलवेज मिनिस्टर जो हैं, ठीक है ना, रेलवे मिनिस्टर नहीं होता है, रेलवेज मिनिस्टर होता है, याद रखिएगा, रेलवेज, क्योंकि रेलवेज को हमेशा वो ऐस लगा के ही करते हैं। ठीक है ना, रेलवेज मतलब सारा सिस्टम आ गया उसमें रेल का। ठीक है ना, जिसमें ट्रेन से लेकर, पटरी से लेकर, वो जितना भी सिस्टम है जिसमें इसको संचालित किया जाता है, वो सारी चीज़ आ जाएंगे तब। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे इंडियन रेलवे नहीं लिखा होता, इंडियन रेलवेज लिखा होगा। इन मार्च दिस ईयर रेलवेज मिनिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है, ये जो रेलवेज मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जो है, उसने पार्लियामेंट को बताया था, ठीक है ना, मार्च में, कि दैट 4 एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी कि 4 रोजगार से संबंधित अधिसूचनाएं, ठीक है ना, फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज इन द मिनिस्ट्री, यानी कि मंत्रालय में ग्रुप सी एम्प्लॉयज के लिए, यानी कि ग्रुप सी के जो एम्प्लॉयज के लिए 4 रोजगार अधिसूचना को जो है जारी किया गया था। कब? 2019 में। कितने पोस्ट के लिए? तो 1.43 लाख पोस्ट के लिए। ठीक है ना, बिसाइड्स द सिमिलर नंबर सेलेक्टेड द प्रीवियस ईयर, मतलब इसके अलावा जो है, ये जो है ना, बिसाइड्स मतलब कि बिसाइड्स अ सिमिलर नंबर, मतलब कि इसी इतने ही संख्या के जो पद थे या जो भी पोस्ट थे वो सिलेक्ट किए गए थे प्रीवियस ईयर, पिछले साल भी इतने ही संख्या को चयन किए गए थे। ओवरऑल मिला जुलाकर कहेंगे तो क्या होगा? द पोस्ट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रपोज्ड एनआरए, ठीक है ना, यानी कि कहा जा रहा है मिला जुलाकर या समग्र रूप में जो है एनआरए के, यानी कि प्रपोज्ड एनआरए, यानी कि प्रस्तावित जो एनआरए है उसके दायरे के तहत, उसके दायरे में आने वाले जो पद हैं, ठीक है, ये इंग्लिश है, ये उल्टा चलता है, हिंदी नहीं है जो ऐसे आप पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ओवरऑल द पोस्ट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रपोज्ड, ये देखिए कमिंग जो है ना, ये कमिंग क्या है, ये एक्चुअली पार्टिसिपल है। ये कहा जा रहा है कि एनआरए जो है, जो कि प्रपोज्ड किया गया है, यानी कि प्रस्तावित किया गया है, तो प्रस्तावित जो एनआरए के दायरे, एम्बिट मतलब दायरा, जो सीमा होता है, उसके तहत आने वाला जो पोस्ट है, जो पद है, वो कवर करेगा कितने लोगों को, कितने पद को, 1.25 लाख जॉब्स अ ईयर, यानी कि उसमें जो है कितने शामिल होंगे, 1.25 लाख जॉब शामिल होंगे प्रति साल, ठीक है ना। विच टिपिकली, जो आमतौर पर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स को। जो आमतौर पर कितने लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को ये आकर्षित करती है 1.25 लाख जॉब्स के लिए, ठीक है। सोचिए कितना, मतलब कि एक असिमेट्रिकल जो ये है रेशियो है एक तरीके से, मतलब कि बिल्कुल असमान है। कहाँ 1.25 लाख और कहाँ 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स उसके लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। द गेन्स फ्रॉम अ सिंगल एग्जामिनेशन, अब कहा जा रहा है इसका जो गेन्स है, यानी कि इसके जो लाभ हैं, ये जो सिंगल एग्जामिनेशन का, तो ये जो गेन्स है फ्रॉम अ सिंगल एग्जामिनेशन, जो कि एनआरआई करेगी, ठीक है ना, when offered at the district level in the regional language as opposed to multiplicity of tests in far fewer locations are self evident। तो ये R जो है किससे जुड़ा है पता है आपको, ये गेन से जुड़ा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है ये जो सिंगल एग्जामिनेशन का जो गेन से जो लाभ है, ठीक है ना, आर सेल्फ एविडेंट, ये अपने आप में जो है स्वयं स्पष्ट है, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले जो है, इसके बीच में जो लाइन है वो भी स्पष्ट कर लेते हैं हम लोग, वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो सिंगल एग्जामिनेशंस का जो गेन है, आप जो लाभ कहेंगे, व्हेन ऑफर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द रीजनल लैंग्वेज एज अपोज टू अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेस्ट इन फार फ्यूअर लोकेशन, यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो कई प्रकार के जो टेस्ट होते थे, उसके विपरीत अभी जो जिले स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसको जो ऑफर किया जाएगा ये सिंगल एग्जामिनेशन को, तो उसका जो लाभ है ना, वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट है, मतलब कि स्वयं स्पष्ट है। Candidates would no longer have to travel to urban centers at considerable expense and hardship to take an employment test। यानी कि कैंडिडेट्स को, जो उम्मीदवार हैं जो है, उनको अब would no longer, अब जो है उनको नहीं करना पड़ेगा ट्रैवल, यात्रा, कहाँ के लिए, टू अर्बन सेंटर्स, मतलब शहरी केंद्रों में जो है उनको यात्रा नहीं करनी पड़ेगी अब, एट कॉन्सिडरेबल एक्सपेंस एंड हार्डशिप, यानी कि एक भारी खर्च और मतलब कि जो कष्ट जो होता है इसमें, ठीक है ना, एक भारी खर्च के को सहते हुए और कष्टों को सहते हुए जो वो ट्रेवल करना पड़ता है अर्बन सेंटर्स में कैंडिडेट्स को, ताकि वो जो है टू टेक एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, ताकि वो जो है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट दे सके, यानी कि रोजगार से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उसको दे सके। अब उसके लिए जो है ये ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कैंडिडेट्स वुड नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब अब नहीं, ठीक है ना, अब जो है उनको यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देने के लिए, ठीक है ना, अर्बन सेंटर्स में, ठीक है, एट कंसिडरेबल एक्सपेंस एंड हार्डशिप, यानी कि एक अच्छा खासा खर्च होता है उनको और साथ ही साथ हार्डशिप भी सहना पड़ता है, यानी कि कष्ट भी सहना पड़ता है। Opportunities to improve performance subject to age limits and a 3-year validity for scores are positive features। ये कह रहा है ये जो अवसर है, किस चीज़ का अवसर है, परफॉर्मेंस को सुधारने का, यानी कि आपका जो प्रदर्शन है जो एग्जामिनेशन में, उसको सुधारने का जो अवसर, सब्जेक्ट टू एज लिमिट्स, जो कि एज लिमिट्स के अधीन है, यानी कि आपके आयु के जो आयु की जो सीमा है उससे मतलब कि जुड़ा हुआ है, या उससे कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड होगा, यानी कि क्योंकि आपका मान लीजिए सपोज 28 साल हो गया है, तो अब आप जो है उसके लिए आपका 3 साल तो वो होगा नहीं कि 3 साल वैलिडिटी होगी नहीं उसको, ठीक है ना।
तो ये जो मतलब कि आप फिर जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिलते रहेगा, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए आप 28 ईयर्स में दे रहे हैं और फिर जो है आपको इम्प्रूव करने का, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। तो इसलिए सब्जेक्ट टू एज लिमिट्स, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एज लिमिट से ये जो है अधीन है उसके, यानी कि वो जो है जो भी होगा वो किससे जुड़ा होगा, वो जुड़ा होगा आपको एज लिमिट से, यानी कि बिना एज मतलब कि एज लिमिट्स के ही तहत आप उस वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। और जो है एक 3 ईयर वैलिडिटी, यानी कि 3 साल की वैलिडिटी होगी इस कोर्स के लिए। जो भी मार्क्स आप उठाते हैं उस मार्क्स, अगर आपको कितना स्कोर आया, मान ली 100 में आउट ऑफ 180 आप स्कोर किए या 75 स्कोर किए, तो वो अगर वो जो है उसकी 3 साल की वैलिडिटी होगी, वैधता होगी। और ये दोनों चीज़ जो है ये एक पॉजिटिव फीचर्स है, यानी कि एक सकारात्मक विशेषताएं हैं इसकी। येट फिर भी द लॉन्ग टर्म रेलिवेंस ऑफ सच रिफॉर्म्स will depend on the commitment of governments to raise the level of public employment and expand services to the public, both of which are low in India। फिर भी ये जो लॉन्ग टर्म, एक दीर्घकालिक जो प्रासंगिकता है, ठीक है ना, किस चीज़ का, इस टाइप के रिफॉर्म का, इस टाइप के सुधार का जो दीर्घकालिक रेलिवेंस है, दीर्घकालिक प्रासंगिकता है, वो निर्भर करेगा किस पर, ऑन द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स टू रेज द लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंड सर्विसेज टू द पब्लिक, यानी कि लोगों तक सेवाओं का प्रसार करना और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के स्तर को बढ़ाने का जो सरकार की जो प्रतिबद्धता है उस पर ये डिपेंड करेगी, ठीक है ना। यानी कि ये जो लॉन्ग टर्म रेलिवेंस है इस प्रकार के रिफॉर्म्स का, वो डिपेंड करेगी सरकार के प्रतिबद्धता पर, ठीक है ना। वो प्रतिबद्धता क्या होगी, मतलब कि क्या है प्रतिबद्धता आपकी सरकार की, कि ये जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सार्वजनिक जो रोजगार है उसके स्तर को बढ़ाना और जो सर्विसेज है जो पब्लिक को दिए जाते हैं, जो सेवाएं जो दी जाती है पब्लिक को, उसका प्रसार करना, ये गवर्नमेंट के कमिटमेंट है, ठीक है ना। और उस पर ये डिपेंड करेगी। और ये दोनों चीज़ जो है, यानी कि लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और जो सर्विसेज जो हैं पब्लिक को, यानी कि लोगों की जो सेवाएं हैं, ठीक है ना, वो दोनों जो है बहुत ही निम्न है, कम है भारत में, both of which are low in India। While announcing the proposal for the recruitment agency in her budget speech earlier this year, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the NRA would be an independent, professional, specialist organization। While announcing, ये करते हुए, घोषणा करते हुए प्रपोजल का, यानी कि इस प्रस्ताव का, फॉर द रिक्रूटमेंट एजेंसी इन हर बजट स्पीच अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में अपने बजट भाषण में, ठीक है, अपने बजट भाषण में रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए जो प्रस्ताव है उसकी घोषणा करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि एनआरए जो है वुड बी एन इंडिपेंडेंट, वो जो है एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, प्रोफेशनल, पेशेवर और एक विशिष्ट मतलब कि एक विशेषज्ञ, मतलब कि विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि संगठन होगा। देयर वुड ऑल्सो बी एन एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग एडवांस्ड ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, मैनी ऑफ विच आर इन स्टेट्स विथ लो सोशल डेवलपमेंट इंडिसेस। तो कहा जा रहा है कि देयर वुड ऑल्सो बी, यह भी होगा, क्या होगा, इम्फेसिस होगा, जोर डाला जाएगा किस चीज़ में, ऑन क्रिएटिंग एडवांस्ड ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन 117 एस्पिरेशंस डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि 117 जो आकांक्षित या जिसको मतलब चाहा गया है उन जिलों में जो ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा, मतलब कि एडवांस्ड ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निर्माण करने पर जो इन्फेसिस है, यानी कि जोर है, वो भी होगा, ठीक है। मैनी ऑफ विच, ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है, मैनी ऑफ विच मतलब उनमें से ज़्यादातर जो हैं आर इन स्टेट्स, उन स्टेट्स में है जहां पर सोशल डेवलपमेंट की जो इंडिसेस है वो बहुत ही निम्न है, बहुत ही कम है, ठीक है। मतलब कि सामाजिक जो विकास का जो इंडिसेस है, सूचकांक है, वो बहुत ही कम है। तो इसको आप समझें, देयर वुड ऑल्सो बी एन एम्फेसिस, ये जो है उस पर भी जोर होगा। जोर किस पर होगा, ऑन क्रिएटिंग एडवांस्ड ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक एडवांस्ड, एक उन्नत
ऑनलाइन टेस्टिंग यानी कि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित जो बुनियादी ढांचे हैं उसको बनाने में एक जोर होगा। ये कहाँ पर बनाया जाएगा? 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। एस्पिरेशनल का मतलब होता है वन हु एस्पायर्स, यानी कि जो चाहता है, जिसकी आकांक्षाएं हैं, यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में 117 उन डिस्ट्रिक्ट्स में जिसमें जो है उस स्टेट्स में शामिल है, यानी कि मैनी ऑफ विच, इनमें से ज़्यादातर जो है वो उन स्टेट्स में शामिल है, यानी कि ऐसे स्टेट्स में शामिल है जहां पर जो सोशल डेवलपमेंट इंडिसेस जो है बहुत ही कम है, विथ लो सोशल डेवलपमेंट इंडिसेस। दीज आर लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स। तो कहा जा रहा है, ये एडिटोरियल कहता है कि ये बड़ा प्रशंसनीय उद्देश्य है ये जितने भी हैं, बट इट इज़, लेकिन यह जो है रेलिवेंट है, इट इज़ रेलिवेंट टू पॉइंट आउट दैट एज ए शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपीयर्स टू बी डिक्लाइन। कहा जा रहा है ये तो ये जो है लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना, ये बड़ा प्रशंसनीय उद्देश्य है, ठीक है, बट इट इज़ रेलिवेंट टू पॉइंट आउट, लेकिन यह बड़ा प्रासंगिक है पॉइंट आउट करना या बताना, या आप कह सकते हैं इशारा करना, कि दैट एज अ शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, यानी कि एक संगठित वर्कफोर्स का, कार्यबल का जो शेयर है, जो हिस्सा है, उसके रूप में, ठीक है ना, दैट एज ए शेयर ऑफ, एज ए शेयर मतलब एक हिस्से के रूप में, किसके हिस्से के रूप में? तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स होता है, एक मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स होता है, ठीक है, मतलब असंगठित। तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के हिस्से के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, वो क्या हो रहा है? अपीयर्स टू बी डिक्लाइनिंग। वो लग रहा है कि, दिख रहा है कि वो उसमें गिरावट दिख रही है, ठीक है ना। न्यू पोस्ट आर सैंक्शन पेरियोडिकली, जो नए पद हैं, जो नए पोस्ट्स हैं, उसे उनको स्वीकृत की जाती है, उनको स्वीकृति दी जाती है पेरियोडिकली, ठीक है, समय समय पर, पेरियोडिकली, बट अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी, लेकिन एक जो लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी जो है रिमेन अनफिल्ड, लेकिन पदों की एक जो भारी संख्या है, एक बड़ी संख्या जो पदों की है, वो रिक्त ही रह जाती है, मतलब कि उसे भरी नहीं जाती है, बट लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी, लेकिन एक बड़ी संख्या जो है वैकेंसीज की, यानी कि पदों की, वो रिक्त रह जाती है। विथ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन ट्रांसफरिंग कोर रेलवे सर्विसेज टू द प्राइवेट सेक्टर, देयर में बी फ्यूअर गवर्नमेंट जॉब्स ऑन ऑफर इन द फ्यूचर। तो कहा जा रहा है ये जो ग्रोइंग एम्फेसिस है, एक बढ़ता हुआ जो जोर है, यानी कि जो एम्फेसिस डाल रहे हैं ऑन ट्रांसफरिंग कोर रेलवे सर्विसेज टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्रों को जो है, जो कोर रेलवे सर्विसेज है, जो मुख्य रेलवे से जुड़े हुए जो सेवाएं हैं, वो जो है प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर, स्थानांतरण करने की जो बात चल रही है, उस पर जो जोर डाला जा रहा है, मतलब उस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो डाले जा रहे हैं, उसके साथ ही जो है वो क्या होगा? देयर में बी फ्यूअर गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि तब क्या होगा कि और भी कम जो है गवर्नमेंट जॉब्स रह जाएंगे, ठीक है ना, ऑन ऑफर, ठीक है, पेशकश करने के लिए इन द फ्यूचर, भविष्य में। मोर ओवर, इसके अलावा जॉब्स अंडर द सेंटर, ये जो जॉब्स जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो आते हैं, यानी कि सेंटर के तहत, केंद्र के तहत जितने भी जॉब्स हैं, खास करके या विशेष करके या मुख्य रूप से इन द रेलवेज, कहाँ पर? रेलवेज में और डिफेंस सेक्टर्स में, मुख्य रूप से ये जितने भी केंद्र सरकार के जो जॉब हैं या केंद्र के जो जॉब हैं, वो मुख्य रूप से रेलवेज में और डिफेंस सेक्टर्स में, वो जो है कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 14% ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक जो भी एम्प्लॉयमेंट है, सार्वजनिक रोजगार, यानी कि जो सरकार के द्वारा जो रोजगार निकाली जाती है, उसका जो है ये लगभग अराउंड, मतलब लगभग 14% है। अब कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है, एक तो टू फॉर्म होता है, यानी कि कोई चीज़ को बनाना, ठीक है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट, इसी से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, एक गठन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट का जो मतलब होता है यहाँ पर टू बी, टू बी में कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? जॉब्स अंडर द सेंटर, ठीक है ना, प्रीडोमिनेटली इन द रेलवेज
एंड डिफेंस सेक्टर्स आर, ठीक है, यहाँ पर आर हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही समझिए टू बी, ठीक है, ये होता है टू बी, या फिर एक और होता है कंसीडर्ड एज, ठीक है ना, इज कंसीडर्ड एज, ठीक है, या आर कंसीडर्ड एज, या इसे समझा जाए इस रूप में, ठीक है ना। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 14%, ये जो है लगभग कितना है, 14% है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का, विद द रेस्ट फॉलिंग विद इन द परव्यू ऑफ स्टेट्स। जबकि बाकी जितने भी हैं 86% वो किसके दायरे में आते हैं, वो स्टेट्स के दायरे में आते हैं, यानी कि राज्यों के दायरे में आते हैं, ठीक है। रिफॉर्म मस्ट देयरफॉर हैव अ वाइडर रीच टू अचीव स्केल। तो कहा जा रहा है इसलिए रिफॉर्म को जो होना चाहिए उसका एक व्यापक पहुंच होनी चाहिए, ठीक है ना, एक व्यापक, वो सब जगह वो पहुंचे, मतलब उसके जो दायरे में है सभी लोग शामिल हो, ठीक है। तो रिफॉर्म मस्ट देयरफॉर हैव अ वाइडर रीच टू अचीव स्केल, यानी कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए, इस स्केल को, इस पैमाने को, इस परिमाण को हासिल करने के लिए रिफॉर्म का जो होना चाहिए रीच, वो वाइडर होना चाहिए। रिक्रूटमेंट मस्ट बी मार्क्ड बाय वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स, वाइड पब्लिसिटी एंड ओपन कॉम्पिटिशन बिसाइड्स वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन। कहा जा रहा है रिक्रूटमेंट जो होना चाहिए वो चिन्हित होना चाहिए, किस चीज से, या इसको रिप्रेजेंट भी कह सकते हैं, मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। तो रिक्रूटमेंट जब भी होना चाहिए वो चिन्हित होना चाहिए, किस चीज से, बाय वेल डिफाइंड, एक अच्छे से परिभाषित जो प्रोसीजर से, जो प्रक्रियाएं हैं उससे ये चिन्हित होना चाहिए, ठीक है। वाइड पब्लिसिटी से चिन्हित होना चाहिए, ठीक है ना, मार्क्ड होना चाहिए, एंड ओपन कंपटीशन से, एक खुली प्रतिस्पर्धा से, ठीक है ना। बिसाइड्स, इसके अलावा जो है वर्चुअल एलिमिनेशन, वर्चुअल का मतलब यहाँ पर आभासी नहीं होता है, जो कंप्यूटर में आप देखते हैं वर्चुअल शॉपिंग करते हैं, जैसे ऑनलाइन में मिंत्रा हो गया, या फिर जाके आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह में जो शॉपिंग करते हैं वो वर्चुअल शॉपिंग होता है, ठीक है, आभासी जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ वर्चुअल का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो दो मतलब होता है इसका, ठीक है। तो बिसाइड्स वर्चुअल एलिमिनेशन, यानी कि इसके अलावा जो है लगभग समाप्ति या उन्मूलन, किस चीज का, डिस्क्रिशन। अब डिस्क्रिशन का मतलब दो होता है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है एक आपका डिसीजन लेने का जो आपका कह सकते हैं एबिलिटी, वो होता है एक, और एक होता है डिस्क्रीट से बनता है, DISCREET, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी कि सर्कमस्पेक्ट, यानी कि बड़ा सचेत रहता है, चौकस रहना, ठीक है ना, यानी कि आप एक तरीके से कुछ छिपाने, जो ऐसा सीक्रेसी को मेंटेन करने की जो बात होती है ना, तो सीक्रेसी से संबंधित, तो वो जो सीक्रेसी है वो खत्म करने की बात हो रही है, वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन एज ए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट। ये कह रहा है एक प्रिलिमिनरी, यानी कि एक प्रारंभिक, समझिए, ठीक है ना, जैसे प्रारंभिक परीक्षा होता है ना, उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, तो प्रिलिमिनरी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि एक प्रारंभिक छटनी का जो एक तरीके से स्क्रीनिंग, जो स्क्रीन करते हैं, जो छांट के लेते हैं लोगों को, या बहुत लोगों को जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है उसको हटाते हैं, तो ये जो एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में NRA जो है कैन पोटेंशियली, ये संभावित रूप से देरी को जो है, जो विलंब को जो है वो कम कर सकता है, विच आर अ फैमिलियर फीचर विद गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट का जो है एक फैमिलियर फीचर है, एक मतलब कि चिर परिचित एक विशेषता है कि वहाँ पर डिले होना ही होना है भैया, ठीक है ना। तो NRA जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में, अगर मतलब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में NRA क्या कर सकती है, मतलब संभावित रूप से डिलेज को खत्म कर सकती है, या कट कर सकती है, कम कर सकती है, विच आर ए फैमिलियर फीचर, जो कि एक चिर परिचित विशेषता है गवर्नमेंट का। और क्या कर सकती है, कैन से हो गया कट, यहाँ पर आपका एक वर्ब जुड़ा, दूसरा वर्ब जुड़ा है बूस्ट, कैन बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, ये जो है पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकती है, और एक कैन से ये भी जुड़ गया, कैन इनेबल वाइडर एक्सेस, एक व्यापक पहुंच भी सक्षम बना सकती है। द इंटायर प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन, ये जो उम्मीदवारों के चयन का जो पूर्ण जो प्रक्रिया है वो, ठीक है ना, मस्ट बी अ मॉडल, ये एक मॉडल होना चाहिए,
ठीक है ना। रेजिंग द बार ऑन स्पीड, एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी। अब देखिए बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब आप जानते हैं, एक तो होता है बार मतलब कि एक सीमा कह सकते हैं, या मतलब कि एक तो बार होता है जहाँ पर वकील वगैरह बैठते हैं, ठीक है ना, वो बार होता है। एक बार होता है जहाँ पर आप शराब वगैरह जहाँ पर मिलती है पीने के लिए, ठीक है। एक बार जो है यहाँ पर एक तरह की सीमा जो है, यानी कि सीमा को कहिए, जैसे आप कह सकते हैं जैसे सेल होता है, यानी कि जो पिंजरा होता है उसमें बार लगे होते हैं, पतले पतले जो रॉड के, जो उसे बार कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सीमा कहिए तो रेजिंग द बार का मतलब होता है टू रेज योर लिमिट, टू रेज योर स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो ये जो है अपने स्टैंडर्ड को जो है बढ़ाने की बात कर रही है इस मॉडल में। ये स्टैंडर्ड किस चीज़ को लेकर है, स्पीड को लेकर है, एफिशिएंसी यानी कि दक्षता को लेकर है, इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी को लेकर है। तो कहा जा रहा है कि इंटायर प्रोसेस जो होना चाहिए, इंटायर प्रोसेस जो है कैंडिडेट सिलेक्शन का, ठीक है ना, वो एक मॉडल होना चाहिए। ये मॉडल कैसा होना चाहिए, इसमें जो है स्टैंडर्ड बढ़ा होना चाहिए, किस चीज़ को लेकर, स्पीड, एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी को लेकर। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपना फीडबैक जरूर दें और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।